तो क्या पढ़ रहे थे हम? सॉल्युबिलिटी, है ना, विलेयता। क्या होती है बेटा सॉल्युबिलिटी? किसी भी फिक्स अमाउंट में, निश्चित मात्रा के द्रव्य में, है ना, ये हमने फिक्स मात्रा का लिक्विड लिया मान के चलो, इसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट हम विलेय डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स ताप पे, ठीक है ना। अमाउंट भी क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया, ठीक है। इस पानी में कितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व कर सकता हूँ, वो उस मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता। क्या कहते हैं? विलेयता। और एक एबिलिटी होती है घुलने की, लिक्विड में घुल जाने की एबिलिटी को कहते हैं क्या? विलेयता। ठीक है, तो लिखो इसको, विलेयता को कैसे लिखोगे? निश्चित ताप पे, निश्चित ताप पे, निश्चित ताप पे निश्चित विलायक में जो अधिकतम मात्रा, जो अधिकतम मात्रा, जो अधिकतम मात्रा विलेय की घोली जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विलेयता। ठीक है, इजी है बहुत। अब कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे विलेयता डिपेंड करती है? ठीक है, आपको क्या लिखना है? फैक्टर्स या कारक लिखो। कारक जिन पे विलेयता निर्भर करती है, कारक जिन पे विलेयता निर्भर करती है। पहला कारक कौन सा था? पहला था नेचर, नेचर था ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हिंदी में क्या लिखोगे इसको? विलेय एंड विलायक की प्रकृति, है ना, विलेय एंड विलायक की प्रकृति। पहला फैक्टर क्या है? विलेय एंड विलायक की प्रकृति लिख लो। विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय विलायक की प्रकृति है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब कैसा था प्रकृति में कि जो एक जैसे अणु होते हैं या एक जैसे जो कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक जैसे में घुल जाते हैं बहुत आराम से, है ना। जैसे ध्रुवीय, अगर ध्रुवीय है, पोलर मॉलिक्यूल है, वो पोलर में घुल जाता है, पढ़ा था ना हमने, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, इजीली। जो ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय मॉलिक्यूल ध्रुवीय में घुल जाते हैं। जैसे HCl को घोलोगे पानी में तो घुल जाएगा। अब ध्रुवीय होने का क्या पहचान है? जिनमें चार्ज डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है? चार्ज, आवेश, आवेश जिनमें डेवलप हो रहा है। जैसे HCl है बेटा, देखो ये HCl है ना। तो HCl में क्या है? क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पढ़ा है तुमने 11th क्लास में। देखो, जब सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपस में शेयर हो रहे होते हैं। तो जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो सबके पास एक एबिलिटी है, हर एक एलिमेंट के पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को। जब शेयरिंग होती है किसी भी चीज की, तो क्या होता है? सबके पास क्या होती है? एक एबिलिटी है, तुमने शेयर कर रखा आपस में, तो जो ज्यादा पावरफुल होता है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ये जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है उसको। तो जब शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स इसको अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर क्या आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये ध्रुव जनरेट हुआ है, ये ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु। ये भी पानी जो है, पानी अगर देखो तुम, इस तरीके से होता है पानी, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे ज्यादा पावर होती है खींचने की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश होता है इस पे इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर कोई ऋणात्मक वाला मेरी तरफ आएगा तो मेरे पे भी चार्ज कैसा लग जाएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव, है ना। और यहां से जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा, तो यही होता है पोल। क्या होता है, पोल, ध्रुव क्रिएट हो जाते हैं, आवेश क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है आपस में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जैसे तुम देखोगे NaCl, देखो नमक प्लस पानी घुल जाता है ना आराम से, लेकिन ऑयल को, तेल को घोलोगे पानी में, घुलेगा नहीं, घुलेगा। क्यों, क्योंकि उनका प्रकृति जो है, उनकी प्रकृति एक जैसी नहीं है, उनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वो क्या है, जैसे तुम कोलेस्ट्रॉल लो, क्या लो, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में को घोलोगे पानी में तो घुलेगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये ध्रुवीय है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय मॉलिक्यूल है। और ये कैसा है, अध्रुवीय। ये कैसा है, अध्रुवीय। तो इसमें क्या अंतर है बेटा इन दोनों में, ये ध्रुवीय अध्रुवीय, मतलब ये इनकी जो प्रकृति है अपोजिट है, अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, इसलिए घुलते हैं क्या सही से, नहीं घुल पाते, नहीं घुलते, यही कारण होता है। तो पहले अपने को प्रकृति पता होनी चाहिए दोनों की, विलय और विलायक की प्रकृति। ठीक है, समझ गए। दूसरा ताप होता है, क्या होता है, ताप, टेम्परेचर, देख लो। दूसरा क्या होता है, ताप, हिंदी में, इंग्लिश में टेम्परेचर। तीसरा क्या होता है, दाब, क्या होता है, दाब, प्रेशर। और ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं ना। अब क्या लिख लेते हैं अरेंज करके सबको। विलय विलायक की प्रकृति, ताप, दाब, इन सब पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, सब पे डिपेंड करती है विलयता। अब कैसे कैसे डिपेंड करती है बेटा, चलो देखते हैं। तो नेचर का तो हमने पढ़ लिया कि ध्रुवीय मॉलिक्यूल ध्रुवीय मॉलिक्यूल में घुल जाता है आसानी से, अध्रुवीय मॉलिक्यूल अध्रुवीय मॉलिक्यूल में घुलते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं ताप, ताप का क्या है बताओ। अब ताप में अपना क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल घोल लो किसमें, मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन बना रहे हैं, किस टाइप का विलयन बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ताप में, चलो टेम्परेचर लिख लेते हैं शॉर्ट में, दो है। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी ठोस को, किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो, किसमें, सॉलिड इन लिक्विड, है ना, सॉलिड इन लिक्विड, द्रव्य विलयन बना रहे हो, ठोस डाल लो किसमें, द्रव्य में। तो जब एक ठोस डिसॉल्व करोगे द्रव्य में तो क्या होगा बेटा, हेलो, गुड आफ्टरनून। नहीं नहीं, वो आई नहीं लड़की को फोन क्या उठाया, फोन भी नहीं उठा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड बेटा क्या होगा इसमें, हम बोलते हैं ना चीनी को बोलते हैं, शुगर हम बोलते हैं चीनी को, किसमें, पानी में। तो क्या होता है, जैसे हम चाशनी बनाते तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाते, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता क्या बढ़ेगी, लिख लो। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे, ताप जैसे जैसे बढ़ाते हो आप, विलेयता क्या होती है, बढ़ती, विलेयता बढ़ती। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होता है। कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी प्रोसेस कैसे होते हैं, जिस प्रोसेस में हीट क्या होती है, नहीं नहीं ये है उष्मा शोषित, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं जो प्रोसेस होता है इसको घोलने का, एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडोथर्मिक इंग्लिश में।
और ये उष्मा शोषित। मतलब इसमें ये जब होता है ये प्रोसेस तो उसमें हीट को गेन करते हैं, क्या करते हैं, हीट को गेन किया जाता है, उष्मा को गेन करके ये प्रोसेस होता है। मतलब शुगर घुलता है इसमें तो क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करता है अपने पास, तब ये प्रोसेस होता है। तो हम जितनी ज्यादा उष्मा देते रहते हैं, जितनी ज्यादा उष्मा देते हैं उतनी ज्यादा ये विलेयता इसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इसीलिए ताप बढ़ता है तो विलेयता क्या होती है इसमें, बढ़ती है। ठीक है, लिख लेना इसमें उष्मा क्षेप, ये कैसा है, उष्मा शोषित। फिर कौन सा प्रोसेस है बेटा, गैस का लिक्विड में, गैस इन लिक्विड। अगर हम किसी गैस को द्रव में डिसॉल्व करते हैं, किसी गैस को द्रव में डिसॉल्व करते हैं, किसी गैस को द्रव, ऐसे बना के लिख लो, गैस को द्रव में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये है उष्मा शोषित। क्या है ये, उष्मा शोषित। लिखते रहना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तुम हिंदी में लिखते रहो। एक्सोथर्मिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उष्मा शोषित, सॉरी उष्मा क्षेपी, क्षेपी उष्मा, इसका उल्टा हो जाएगा उष्मा क्षेपी। तो इसमें क्या होता है बेटा, हीट रिलीज होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, उष्मा को बाहर निकालता है। तो इस प्रोसेस में जैसे जैसे आप ताप को क्या करोगे, ताप घटाओगे तो विलेयता बढ़ती है। तो क्या होती है, विलेयता बढ़ती है, ध्यान रखना। तो विलेयता बढ़ती है, इस वाले प्रोसेस में आप ताप घटाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। एग्जाम्पल तुम देखते हो ना, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल है, कोल्ड ड्रिंक में जो हम गैस को डिसॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे इसमें तुम, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक एग्जाम्पल में, कोल्ड ड्रिंक में जो गैस को डिसॉल्व करते हैं, और यहाँ पे चाशनी जो तैयार करते हैं वो लिख सकते हो एग्जाम्पल में, शुगर और ये वाला। तो इसमें क्या करते हैं, CO2 गैस को, पानी होता है और शुगर होता है, यही तो होता है ना कोल्ड ड्रिंक बनाने में, तीन ही चीज होती है, शुगर, पानी और CO2 गैस। गैस को डिसॉल्व करते हैं उसमें, मीठे पानी में बन जाता है तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक। तो उसको जितना ठंडा करेंगे हम, जितना उसका ताप घटाते हैं बेटा, जितना ताप घटाएंगे उतना ज्यादा उसका विलेयता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ठंडे से ठंडा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस उसमें घुले, क्योंकि ये क्या है, ये उष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, मतलब इसमें उष्मा रिलीज होने वाली है। तो हम उसको रिलीज करवाते हैं, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसमें रिलीज करवा रहे हैं, टेम्परेचर डाउन करते जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है बेटा, एक जनरल ट्रेंड है। क्या है, जनरल ट्रेंड है, कहीं कहीं पे इसका अपोजिट भी हो जाता है, एक्सेप्शन है कहीं कहीं पे। अब इसको तुम डिटेल में भी लिख सकते हो, जब हम ठोस को द्रव्य में ना घोलते हैं तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं विलेयता बढ़ती जाती है, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। ये अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, नोट्स क्या होते हैं हमेशा शॉर्ट में होते हैं ताकि फटाफट फटाफट पता लगे। और लिखने को तुम पूरा लिखो, इसको बना, लिख तो लोगे, बनाना आता है ना तुम्हें, इसको कैसे बनाओगे, इसको जैसे ताप, कैसे आप, जब हम किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो क्या होता है, विलेयता उसकी बढ़ती जाती है तापमान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं। हिंदी में तो और आसान है, लिखते तो बना बना की, है ना, समझ आ गया। और जैसे हम गैस को किसी द्रव्य में घोलते हैं तो उसकी विलेयता तापमान घटने पे बढ़ती है, तापमान घटने पे बढ़ती है, समझ आ गया, बहुत। चलो आगे चलो। ठीक है, नोट्स बना के लिख सकते हो। अब वो बनाते हैं प्रेशर पे, किस पे, प्रेशर, दाब पे। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का, दाब का क्या इफेक्ट होता है। तो दाब जो देखा है, जैसे जैसे आप, इसमें भी दो केस है जैसे हमने टेम्परेचर वाले में पढ़ा। जब अब हम क्या करते हैं, किसी ठोस को
द्रव में घोलते हैं तो क्या होता है, और जब हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो क्या होता है, गैस को हम द्रव्य में घोलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हिंदी में भी लिखते रहो बेटा, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप सॉलिड को किसी ठोस को द्रव में घोलो, देखो सॉलिड जो होता है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते आप, है ना। इसको जैसे हम दबा रहे हैं, दाब का क्या फर्क पड़ रहा है, इस पर कोई फर्क पड़ रहा है इस पे, तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दाब का फर्क, इफेक्ट, जो प्रभाव है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किस टाइप के विलयन में, जब हम ठोस को द्रव में घोलते हैं तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको ऐसे लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत है इसमें नहीं, लिखो इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पे। अब इसमें क्या बेटा, देखो जैसे गैस आप डिजोल्व करने जाओगे, क्या करोगे, गैस जैसे डिजोल्व करोगे लिक्विड में, तो समझना इसको, इंक ज्यादा होगा, तो जैसे डिजोल्व करोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसमें जैसे ये गैस है, गैस को जितना, ये गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जितना प्रेशर लगाएगा इस द्रव्य में घुलने के लिए, उतना ज्यादा घुलेगा। सीधी सी बात है, तुम जितना प्रेशर लगा के पढ़ाई करोगे, जितना अपने एफर्ट्स लगाओगे, तो उसका रिजल्ट मिलता है ना अपने को। तो जितना हम एफर्ट्स लगाते हैं उतना रिजल्ट मिलता है। तो जितना ये गैस प्रेशर लगा रहे घुलने के लिए लिक्विड में, उतना ज्यादा वो घुलेंगे। सिंपल सी बात है, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना लिक्विड में घुलते जाएंगे, घुलते जाएंगे, घुलते जाएंगे। तो गैस का लिक्विड में जो डिसोल्यूशन है, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे दाब बढ़ता है, तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, विलयता बढ़ती है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं, लिखो उसको, जैसे जैसे गैस का दाब बढ़ता है लिक्विड के और द्रव के सतह पे, जैसे जैसे गैस का दाब बढ़ता है लिक्विड की सतह पे, उतना ज्यादा गैस घुलती है, उतनी ज्यादा गैस घुलती है द्रव्य में, उतनी ज्यादा गैस घुलती है द्रव में। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आ गया तो हम वर्ड्स में बना सकते हैं आराम से, कोई समस्या है नहीं। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो हम वर्ड्स को अपने आप बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, हमें लिखना आता है हम बना लेंगे कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे विलयता बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम दाब, प्रेशर बढ़ेगा गैस के द्वारा द्रव की सतह पे, वैसे वैसे गैस ज्यादा से ज्यादा घुलता जाएगा उसमें, सिंपल सी बात। ठीक है, ये अपन अपना शॉर्ट फॉर्म है ताकि भूले ना। चलो, इसी को बोलते हैं हेनरी का सिद्धांत। इसी को क्या बोलते थे बेटा, हेनरी का सिद्धांत, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। डाल लो अब हेडिंग, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम में कैसे लिखोगे, जो हमने पढ़ा पीछे वही है हेनरीज का लॉ। हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम जैसे जैसे वही उच्च दाब पे
गैस की विलेयता द्रव्य में बढ़ती जाती है, उस दाब पे गैस की विलेयता बढ़ती जाती है। या ऐसे लिख सकते हो, गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। एक तो ये लिख लो, समानुपाती होती है। और करके लिख लो, और गैस की विलेयता द्रव्य में दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का क्या मतलब होता है? देखो, ये मतलब होता है प्रेशर अप्लाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखो, कितना गैस घुलेगा तो कितना प्रेशर लग रहा है, वो दोनों क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये भी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगा। ये डाल्टन के हिसाब से है। इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, सॉरी, प्रेशर। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसको ऐसे भी लिखते हैं, विलेयता जो होती है दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस। और एक ही ऐसे भी लिखते हैं, एक डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार ऐसे भी लिखते हैं, डाल्टन के अनुसार ऐसे भी लिखते हैं कि जितना घुला गैस, ये क्या है? मोल अनुपात, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, कि कितना फ्रैक्शन गैस घुला है पानी में, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है गैस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम ये हटाते हैं समानुपाती, इसको हटाते तो क्या होता है? KH आ जाता है। क्या आता है? KH। इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। ये एनसीईआरटी में है, यही बहुत यूज होता है, यही यूज होता है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी बताओ? नहीं है ना? जितना ज्यादा KH क्या है? KH क्या है बेटा? ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया ना हमने तो आया। अच्छा, ये कैसे आया? आप तुम सोच रहे हो कैसे आया? देखो, समझो इसको। मान के चलो मैं बोलता हूँ कि ये 10 रुपए है, और मेरे पास 10 रुपए, तुम्हारे पास 20 रुपए है, और जैसे जैसे मेरे पे डबल हो रहे तो तुम्हारे पे भी डबल हो रहे हैं। मेरे पे पैसे बढ़ेंगे तो तुम्हारे पे भी पैसे बढ़ रहे हैं। तो मान के चलो मेरे पे 20 हो गया, तुम्हारे पे कितना हो जाएगा? 40। मेरे पे फिर डबल हो गया 40, तुम पे कितना हो गया? 80 हो गया ना? लेकिन ये बराबर थोड़ी है। अरे बढ़ रहा है इसका मतलब थोड़ी कि बराबर हो जाएगा। मेरे को किसी पॉइंट पे अगर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, यहां मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आधे से, तब तो बराबर होगा। तो यही जब हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। जैसे यहाँ पे आया, बराबर का साइन जब लगाते हैं ना, इक्वल का, तब प्रोपोर्शनलिटी हटा के, समानुपाती हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं। हमेशा हमेशा लगता है, पहले भी तुमने पढ़ा होगा, है ना? इसीलिए लगता है कि बराबर नहीं कर सकते हम किसी भी पॉइंट पे। उसको तो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर है। बराबर तब होंगे जब एक कांस्टेंट लगाओगे, समझे? तो ये कांस्टेंट आता है। इसको क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। लिख लो इसको, हेनरीज कांस्टेंट। इसको केज को क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। यही है हेनरी का नियम। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशन है अपने लाइफ में, रियल लाइफ में हेनरी के? सोचो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, चलो सोच के बताओ क्या क्या इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारी रियल लाइफ में। अनुप्रयोग बोलते हैं ना हिंदी में, अनुप्रयोग क्या क्या है हमारे डेली लाइफ में इसका, हेनरीज लॉ का? बताओ बेटा, हेनरीज लॉ का अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग क्या है हेनरीज लॉ का? हेनरीज लॉ का अनुप्रयोग बताओ, सोचो। प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यही है हेनरीज लॉ। तो क्या क्या इसका हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में, कहाँ कहाँ पे देखते हैं इस चीज को? कहीं तो देखते होंगे। हम्म
देखो ये क्या अनुप्रयोग किसका, हेनरीज नियम का। क्या है, पहला जो है वो होता है एल्टीट्यूड सिकनेस, इंग्लिश में लिख रहा हूं एल्टीट्यूड सिकनेस। इसका क्या मतलब होता है बेटा, ऊंचाई पे हमें कुछ हेल्थ से प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, हाइट पे जाते हैं हम, समझना इसको, समझो आराम से। देखो ये है, तुम यहां खड़े हो, ये है पहाड़ और ये है समुद्र, क्या है, ठीक है। अभी तुम यहां पे बैठे हो, क्या है, यहां पे धरती लोक पे। अब तुम सोचते हो किसी पहाड़ी एरिया में जाए, पहाड़ पे जाए ऊपर, थोड़ा नेचर का एंजॉयमेंट करके आए, नेचर के साथ घुले मिले, अच्छा लगेगा बैठ के पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पे। तो तुम चले गए वैष्णो देवी चले गए, मान लो, या कहीं चले गए पहाड़ों पे, हिमालय पे चले गए। तो जैसे ही तुम यहाँ पहुंचोगे तो क्या होगा, जो दाब लग रहा था तुम पे एटमोस्फियर का, वो कम हो जाता है। क्या होता है, एटमोस्फियर का दाब कम हो जाता है। इतना एटमोस्फियर गायब हो गया ना तुम्हारे ऊपर से, तो एटमोस्फियर का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। हमारे पे जो, हमारा जो वातावरण है, एक दाब लगा रहा होता है हम पे, ठीक है, हमेशा। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं धरती की सतह से, तो क्या होता है, वो दाब क्या होता है, कम हो जाता है। दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो जैसे दाब कम हुआ, तो हेनरी भैया ने क्या बोला था, हेनरी का सिद्धांत तो यही है कि जैसे जैसे दाब कम होता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी गैस की घटती है। ये तो बोला है हेनरी ने कि भैया जैसे दाब कम हो जाएगा तुम्हारा, वैसे जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है गैस की, O2 है तुम्हारा, और जो गैसेज है N2 वगैरह नेचर में, उस सब की सॉल्युबिलिटी तुम्हारे खून में घट जाएगी, तुम्हारे खून में घट जाएगी। तो अब कम ऑक्सीजन तुम्हारे खून में आएगा ऊपर जाके, हेनरी के अनुसार, है ना, प्रेशर कम हो गया, तो जो ऑक्सीजन ज्यादा घुल रहा था यहाँ पे, वो ऑक्सीजन यहाँ पे कम घुलेगा। तो ऑक्सीजन कम घुलेगा, तो ऑक्सीजन का सीधा रिलेशन क्या है बेटा, एनर्जी से, है ना। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या मिलके बनाता है, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाता है ना। तो अब एनर्जी कम बनेगी ना तुम्हारी बॉडी में, ऑक्सीजन कम हो गया तो एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। एनर्जी कम होने से फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। अब तुम थक जाओगे बहुत जल्दी, थक जाओगे, तुम्हारे बॉडी में कोई एनर्जी नहीं काम करने के लिए, तो कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, तुमसे कोई काम कराया जबरदस्ती, फ्रस्ट्रेट हो जाओ। तुम्हारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा क्या हो गया, कम हो गया बॉडी में, तो ऊपर जाके तुम्हें चक्कर आएंगे, उल्टी जैसा मन करेगा, बॉडी काम ही नहीं कर रही सही से। तो इसी को बोलते हैं, जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हम बीमार होने लग जाते हैं थोड़ा सा। जो सतह पे रहने वाले लोग हैं, जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो यही है पहला, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। इसको लिखो, लिखो इसको। अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है, इसलिए आरोहकों क्या होता है, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, इसलिए आरोहकों के रुधिर में O2 की कमी हो जाती है। आरोहकों के रुधिर में O2 की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, देख लिया। ऐसे लिखना है, देखो, अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम होने के कारण आरोहकों के रुधिर में, रुधिर मतलब ब्लड, आरोहकों के रुधिर में O2 की कमी हो जाती है। आरोहकों के रुधिर में O2 की, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। O2 लिख लो, O2 की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, जिसके कारण कमजोरी महसूस होती है,
जिसके कारण कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा मन करता है, कमजोरी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, चक्कर आते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं? एनोक्सिया। इसे एनोक्सिया कहते हैं या एल्टीट्यूड सिकनेस आते हैं, इसे एनोक्सिया कहते हैं। इसे एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनोक्सिया। ठीक है, एनोक्सिया कहते हैं इसको। अब दूसरा समझो, मान के चलो तुम गोता लगा रहे हो, अब तुम्हारा मन किया भैया ऊंचाई से तुम्हारा मन भर गया, बोले ऊंचाई पे नहीं जाएंगे भाई, ऊंचाई पे बहुत खतरा है, मन नहीं करता वहां पे जाते, उल्टी जैसा मन करता है ना, परेशान हो गए ऊंचाई पे जाके। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि समुद्र की गहराई में हम जाएं, तो चलो तुम्हें समुद्र की गहराई में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तो जो गोताखोर होता है वो क्या करते हैं? सिलेंडर में भरते हैं गैस और छलांग लगा नीचे गए। तो जैसे ही नीचे गए तो जो दाब होता है, आंशिक दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आंशिक दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? जैसे ही नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। आंशिक दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। उस दाब के बढ़ने के कारण अब जो गैस है तुम्हारा ज्यादा घुलेगा ना। जो गैस यहाँ पे कम, जैसे जो भी गैस घुला हुआ है ऑक्सीजन N2 वो सब, अब वो यहाँ पे ज्यादा घुलेगा, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मात्रा ज्यादा होने के कारण ये तो यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन तो यूज हो जाता है हमारी बॉडी में, लेकिन इसका टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा घुलने से। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जब हम ऊपर आएंगे, वापस से ऊपर रिटर्निंग टिकट लेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्निंग टिकट में टिकट भी कट सकती है ऊपर की, सबसे ऊपर की रिटर्निंग टिकट। शताब्दी में चढ़ के अगर आए तो तुम्हारी कट जाएगी ऊपर की टिकट। शताब्दी में नहीं चढ़ना है, किस में चढ़ना है? लोकल ट्रेन में। लोकल ट्रेन में चढ़ के आना मतलब धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे, ताकि ये जो एक्स्ट्रा गैस घुला है तुम्हारी नली में, तुम्हारे रुधिर में जो एक्स्ट्रा गैस घुल गया है वो क्या हो? धीरे धीरे निकले बॉडी से। नहीं तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा घुला एकदम से निकलेगा तो क्या होगा? पेन होगा, तुम्हारी जो उत्तक है, तुम्हारे जो टिश्यूज है उसमें टकराएगा और तुम्हें क्या होगा? पेन होगा। इसी ये जो पेनफुल कंडीशन है उसको बैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स। पेन होगा और कभी कभी कैपिलरी ब्लॉक भी हो जाती है तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो ये भी कंडीशन लिखो। गहरे समुद्र में अधिक दाब पर, गहरे समुद्र में अधिक दाब पर गोताखोरों के, गहरे समुद्र में अधिक दाब पर गोताखोरों के रुधिर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। गोताखोरों के रुधिर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि घुलनशीलता बढ़ जाती है ना, गैस की मात्रा बढ़ जाती है।